हेलो एवरीवन, वेलकम टू दस्तक क्लासेस। दस्तक क्लासेस के इस वीडियो में मैं राहुल कुमार आपका वेलकम करता हूं और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा जो हमारी इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 2। इसके पहले मैं इस लेक्चर सीरीज के 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें जो पहला लेक्चर था जो बेसिक लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस करा था कि हमें राज्य व्यवस्था को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और विदाउट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को किस तरह से पढ़ना है, कौन कौन सी बुक लिस्ट हमारी राज्य व्यवस्था के लिए जरूरी होती हैं और मैं आपको इंडियन पॉलिटी किस तरह से पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों इसके बाद हमने जो भाग 1 हमने बताया था कि 11 चैप्टर जो भाग 1 में है जिसका नाम है संवैधानिक ढांचा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, उसका लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने चैप्टर 1 डिस्कस किया था भारतीय संविधान का इतिहास यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा भारतीय संविधान का इतिहास जो चैप्टर नंबर 1 हमारा भाग 1 में चल रहा है तो उसी को आगे कंटिन्यू आज हम करेंगे और उसका ये लेक्चर नंबर 2 होगा। इसके पहले दोस्तों मैं 2 लेक्चर इस वीडियो सीरीज का अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जो इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से बनी हुई है आप देख सकते हैं, तभी आगे बढ़िएगा। अगर आप उन दोनों लेक्चरों को देख लेते हैं तो यह लेक्चर आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा और भी अच्छे से आपकी समझ में आएगा। और दोस्तों अगर आज आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और सोशल मीडिया पर हमारी इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके पहले हमने बताया था कि जो भारतीय संविधान का इतिहास है वो इतना बैग नहीं है, यानी कि इतना बैग नहीं है जो कि बिल्कुल स्पष्ट तरीके से क्लियर हो सके। तो उसमें दोस्तों हमने बताया था कि जो भारतीय संविधान का इतिहास है उसे 2 भागों में बांट के हमें पढ़ना है। पहला जो था हमारा जो ब्रिटिश शासन के अधीन यानी कि कंपनी थी, कंपनी का शासन था, और दूसरा जो था वो हमने बताया था हमने ताज का शासन था। तो पहली वीडियो सीरीज में जो इसका लेक्चर 1 हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमने कंपनी के शासन के बारे में पढ़ा था जो 1757 से लेकर 1858 तक चला था। अब आज के इस वीडियो में हम दोस्तों देखेंगे जो ताज का शासन है जो 1858 से 1947 तक चला था। क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था कि जो कंपनी का शासन था उसमें हमने आपके साथ 8 एक्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। हमने बताया था जो कंपनी का शासन और ताज का शासन है उनमें डिफरेंस ये है कि जो कंपनी का शासन था उसमें एक्ट लाए गए थे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और वहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और जो ताज के शासन में ये डिफरेंस था दोस्तों कि ताज के शासन में अधिनियम लाए गए थे, यानी कि इसकी पीछे की कहानी यानी कि 1853 का जो चार्टर्ड एक्ट आया था और 1857 में जो भारत के अंदर महान क्रांति हुई थी उसका इतिहास मैं थोड़ा सा आपके बारे में बताना चाहता हूं, जिससे कि ताज का शासन के बारे में आपको पता चल सके कि आखिरकार ताज का शासन आया कहां से। तो दोस्तों क्या हुआ था, जैसे 1853 का चार्टर्ड एक्ट लाया गया था तो दोस्तों उसके बाद यानी कि 1857 यानी कि 1957 की जो रात थी और 1957 का जो दिन था उसे कौन भूल सकता है, यानी कि जो 1957 का दिन रात और साल जो था उसे कौन भूल सकता है। तो 1957 में जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि भारत की महान क्रांति हो गई। तो जब भारत की महान क्रांति हो गई तो दोस्तों उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह लगा कि अब हो सकता है कि शायद जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो जिसके अनुसार जो मतलब ताज का शासन है यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो भारत के अंदर कंपनी के अधीन शासन चला रही थी, तो कंपनी के अधीन जो शासन चला रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह सोचा कि अब कंपनी के बस की शासन चलाना भारत के अंदर नहीं है। तो दोस्तों क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम के जो ब्रिटिश के राजा थे यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के वहां के राजा और प्रधानमंत्री थे, और तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना जो भारतीय शासन है वो कंपनी के अधीन यानी कि कंपनी से छीन के अपने हाथों में ले लिया जाए, जिसके अनुसार भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसे शासन करना जरूरी हो गया और बहुत अच्छे से चलाने के लिए उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उन्हें समाप्त करना पड़ा। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इस वीडियो में ताज का शासन। तो दोस्तों ताज का शासन जो चला था वो 1858 से लेकर 1947 तक चला था। और दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली अधिनियम। मैंने बताया था कि कंपनी के शासन में हमने 8 एक्ट पढ़े और जो ताज का शासन था इसमें दोस्तों हम 9 अधिनियम पढ़ेंगे। 9 अधिनियम में से मैं 8 अधिनियम के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि अधिनियम नंबर 1
यानी कि जो हमारा 1858 का भारत परिषद अधिनियम था। तो दोस्तों 1858 का जो भारत परिषद अधिनियम था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1957 की महान क्रांति होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया थी उसके हाथों से शासन छीनकर अपने हाथों में ले लिया गया था। तो दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो पहले व्यापार और शासन दोनों तक सीमित थी उसे उसके हाथों से शासन छीनकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो टीम थी उसे भी समाप्त कर दिया गया। और दोस्तों जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश सरकार को भारत के अंदर शासन चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री की आवश्यकता हुई। यानी कि प्रधानमंत्री की मैं बात अगर करूंगा तो जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या इंडिया यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था, उसे ही उस टाइम पे आज के अगर हम आज से उसकी कंपेयर करें तो वो उस टाइम पे भारत के अंदर एक प्रधानमंत्री की पोस्ट हुआ करती थी। तो दोस्तों गवर्नर जनरल के स्थान पर एक नई पोस्ट लाई गई जिसे नाम दिया गया वायसराय। यानी कि गवर्नर जनरल के स्थान पर दोस्तों जो 1858 का भारत परिषद अधिनियम था उसमें गवर्नर जनरल के स्थान पर एक नई पोस्ट लाई गई और उस नई पोस्ट का नाम था वायसराय, जो एज ए अगर हम आज की डेट में उसे कंपेयर करें तो वो एज ए प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया काम किया करता था दोस्तों। तो उसमें एक वायसराय की पोस्ट आई गई। अगर दोस्तों हम बात करेंगे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो प्रथम वायसराय जो था दोस्तों वो लॉर्ड कैनिंग था। ये भी आप याद रख सकते हैं, लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों प्रथम वायसराय जो था वो भारत का वो था लॉर्ड कैनिंग, जो गवर्नर जनरल बना था 1953 यानी कि 1853 में यह आया था। उसमें गवर्नर जनरल भी यही था। और जब 1858 का भारत परिषद अधिनियम आ गया तो गवर्नर जनरल के स्थान पर एक नई पोस्ट लाई गई वायसराय के, और वायसराय भारत का कौन था, पहला जो गवर्नर जनरल था उस टाइम का, उसी वायसराय का पद दे दिया गया जो उस टाइम पर था लॉर्ड कैनिंग। और दोस्तों उसके बाद जो भारत के अंदर एक नए पद और लाया गया, यानी कि गवर्नर जनरल के स्थान पर तो वायसराय का पद लाया गया, उसके अलावा एक नया पद और लाया गया जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा गया। यानी कि भारतीय राज्य सचिव का एक पद लाया गया दोस्तों। भारतीय राज्य सचिव का पद यो क्या था दोस्तों, यो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो भारत के अंदर 1858 में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन कर शासन अपने हाथों में ले लिया था, तो उसने एक नया पद लाया गया भारतीय राज्य सचिव का, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। यानी कि भारतीयों के लिए एक राज्य सचिव का पद लाया गया जो डायरेक्ट जो उस टाइम पे ब्रिटिश कालीन प्रधानमंत्री थे उनके अंडर नियुक्त किया जाता था। यानी कि उनके द्वारा ही भारतीय राज्य सचिव का पद भारत के अंदर जोड़ा गया। और भारतीय राज्य सचिव जो था यो भारत की जितनी भी खबर है वो टोटल ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को उस टाइम पे दिया करता था दोस्तों। तो ये था। और दोस्तों जो भारतीय राज्य सचिव है उसके लिए 15 सदस्य वाली एक भारत परिषद बनाई गई, यानी कि इंडियन काउंसिल बनाई गई थी। और इंडियन काउंसिल बनाई गई थी और ये किसके लिए हो, यानी कि जो भारतीय राज्य सचिव था उसकी सहायता के लिए बनाई गई थी, जिसमें 15 सदस्य हुआ करते थे। तो 15 सदस्यों का इसमें दोस्तों गठन किया गया था ताकि जो वायसराय और जो भारतीय राज्य सचिव है वो अच्छे से शासन चला सके। और दोस्तों ये भारतीय राज्य सचिव जो है इसके बारे में मैं एक बात और आपको बता दूं, यो भारतीय राज्य सचिव जो था दोस्तों यो ऐसा था कि इसके खिलाफ भी इस एक्ट यानी कि इस अधिनियम में यो उपबंध किया गया था, या यो भारतीयों के लिए एक सहायता दी गई थी, या एक अच्छा सा काम किया गया था, जिसके कारण यो भारतीय राज्य सचिव जो था जो इंग्लैंड के अंदर और भारत के अंदर जो 1774 में कलकत्ता में हाईकोर्ट स्थापित करा था, जो मैंने बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत के अंदर कलकत्ता में 1774 यानी कि 1774 में एक हाईकोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय स्थापित करा गया था। तो इसके खिलाफ यानी कि दोनों में यानी कि इंग्लैंड के अंदर भी जो ब्रिटेन था और जो कलकत्ता था इसके खिलाफ भी यानी कि उस हाईकोर्ट के अंदर या उस उच्चतम न्यायालय के अंदर केस दर्ज किया जा सकता था। यो भारतीयों के लिए इसमें छूट दी गई थी अगर ये अच्छे से काम नहीं करता दोस्तों। तो ये था 1858 का अधिनियम। अब दोस्तों हम बात करते हैं अधिनियम नंबर 2 के बारे में, यानी कि जो अधिनियम नंबर 2 था, यानी कि अधिनियम नंबर 2 कौन सा था, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो दोस्तों 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था ये क्या था, तो दोस्तों 1861 के भारत परिषद अधिनियम में विधान परिषद में 3 भारतीयों को जोड़ा गया। यानी कि दोस्तों इससे पहले क्या हुआ था ये मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि इससे पहले ये हुआ था कि दोस्तों कि यानी कि भारत के अंदर जो विधान परिषद थी, मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नर जनरल था
गवर्नर जनरल था, जब इससे पहले हमने एक एक्ट आपको पढ़ाया था, तो गवर्नर जनरल के लिए हमने बताया था कि 4 और 6 यानी कि 4 सदस्य जो थी ये तो विधान, यानी कि 6 सदस्य जो थे ये तो गवर्नर जनरल की विधान परिषद थी, और जो 4 सदस्य थे ये गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में हुआ करते थे। तो इसमें दोस्तों क्या हुआ था कि जो 1800 यानी कि 1861 यानी कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, इसमें जो विधान परिषद और कार्यकारिणी परिषद थी इनका विस्तार थोड़ा कर दिया गया था। विस्तार दोस्तों किस तरीके से कर दिया गया था कि जो कार्यकारी परिषद थी इसमें तो एक सदस्य और ऐड करा गया था, तो इसमें तो टोटल सदस्य हो गए थे दोस्तों 5, और विधान परिषदों को जोड़ा गया था, यानी कि जो विधान परिषद थी उन्हें भी ऐड करा गया था। और इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि जो विधान परिषद थी उसमें पहली बार 3 भारतीयों को जोड़ा गया था, यानी कि इसमें पहली बार क्या करा गया था दोस्तों, 3 भारतीयों को जोड़ा गया था। और 3 भारतीय कौन थे वे, एक तो पटियाला के राजा थे, एक बनारस के राजा थे, और एक सर दिनकर राव थे। यानी कि जो गवर्नर जनरल की वो हुआ करती थी परिषद, यानी कि विधान परिषद हुआ करती थी, तो उसमें दोस्तों 3 सदस्यों को जोड़ा गया था, बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव, इन तीनों को जोड़ा गया था। और दोस्तों जो प्रांतीय यानी कि जो ये विधान परिषद थी इसका बहुत अधिकतर विस्तार कर दिया गया था। बहुत अधिकतर विस्तार का मतलब क्या था कि यानी कि पहले ये गवर्नर जनरल के अधीन जो 6 सदस्यों की एक विधान परिषद हुआ करती थी, जो उस टाइम पे केंद्र में हुआ करती थी, तो जैसे यह केंद्र में थी, बंगाल में थी, तो ऐसी भारत के अंदर उस टाइम पर और भी प्रेसिडेंसी थी, यानी कि जैसे मुंबई प्रेसिडेंसी रही, पंजाब प्रेसिडेंसी रही, और उत्तर सीमा पश्चिमी प्रांत रहा, यानी कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत रहा जो आज का उत्तर प्रदेश है, तो वो हुआ करती थी। तो दोस्तों उनमें भी क्या करा, विधान परिषद का गठन कर दिया गया। तो सबसे पहले इसी अधिनियम के तहत 1861 के भारत परिषद के अधिनियम के तहत भारत के अंदर 3 विधान परिषदों का गठन किया गया, यानी कि 3 प्रांतों में विधान परिषदों का गठन किया गया। और वे 3 प्रांत दोस्तों कौन कौन से थे ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहला बंगाल था। तो बंगाल में दोस्तों जो विधान परिषद का गठन करा गया था वो 1866 को करा, वो 1866 को 62 को करा गया था। और दोस्तों जो था नेक्स्ट दूसरा जो था वो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत था। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में दोस्तों जो गठन किया गया था वो 1966 को करा गया था। और तीसरा जो था दोस्तों वो था पंजाब। तीसरा था दोस्तों पंजाब। पंजाब में 1897 में, वो सॉरी 1897 में इसी यानी कि इसी अधिनियम के तहत 1897 में यो जो विधान परिषद जोड़ी गई थी पंजाब के अंदर। तो दोस्तों इसमें 1897 होने से आ रहा है, मगर 1897 बाद में जब आया था वो इसी अधिनियम के तहत इसमें मतलब जो विधान परिषद थी वो जोड़ी गई थी। तो ये आप याद रखेंगे, यानी कि 3 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया। और वे 3 प्रांत कौन कौन से थे, एक तो बंगाल था, एक उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत था जो आज का उत्तर प्रदेश है, और एक पंजाब था जो 1897 में था। तो इसमें कहने का मतलब दोस्तों यो है कि जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था इसमें जो विधान परिषद थी वो केंद्र से चलकर कहाँ आ गई, वो केंद्र से चलकर आ गई दोस्तों प्रांतों में। प्रांतों का मतलब होता है राज्यों में, यानी कि पहले जो इस टाइम केंद्र है, केंद्र में हमारी जो कैबिनेट मतलब कैबिनेट जो मीटिंग है उसे चेयर करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उसी टाइम पे जो पहले केंद्र और आज का राज्य सिस्टम है उसी टाइम पे पहले केंद्र में हुआ करती थी विधान परिषद, और उसके बाद ये प्रांतों में आ गई। प्रांतों का मतलब जो और भी प्रेसिडेंसी थी, राज्य थे, उनमें आ गई दोस्तों। तो ये था दोस्तों जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम है, ये था दोस्तों। और अब हम बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892 यानी कि 1892 का भारत परिषद अधिनियम, जो अधिनियम नंबर हमारा 3 था। तो इसमें दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है। इसमें क्या हुआ था कि पहली बार चुनाव हुआ था, यानी कि पहली बार चुनाव हुआ था। पहली बार चुनाव क्या हुआ था दोस्तों कि जो भारत के अंदर यो दोस्तों 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था इसमें मैं बता दूं कि इसमें पहली बार चुनाव कराया गया था, और वो भी अप्रत्यक्ष रूप से। तो भारत के अंदर आप याद रखोगे कि पहली बार जो चुनाव हुआ था वो हुआ था 1892 के अधिनियम के तहत, और वो हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब ये होता कि दोस्तों उसमें जनता भाग नहीं लेती। जैसे अगर मैं आपको बहुत फॉर एग्जाम्पल कंपेयर करूँ तो जैसे आजकल राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो यानी कि प्रेसिडेंस ऑफ इंडिया जो है, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका जो चुनाव होता है इस टाइम, उसमें भारत की जनता भाग नहीं लेती, यानी कि वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा होता है जिसके आर पार हम देख ना सके, यानी कि जिसके बारे में जनता को पता ना हो, जिसमें जनता भाग ना ले, तो उसे बोलते हैं हम अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव। और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था दोस्तों, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुआ किसका था। यानी कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी,
जिसमें मैंने बताया कि 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसमें बढ़ाकर 4 से 5 कर दी गई थी। तो दोस्तों इसमें एक सदस्य और ऐड करा गया था, यानी कि इसमें क्या हुआ था दोस्तों, जिसमें एक सदस्य और ऐड करा गया था दोस्तों, तो इसमें 6 हो गए थे। तो इस एक सदस्य का जो चुनाव हुआ था ना दोस्तों, वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, तो ये इसमें हुआ था। तो ये था दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1892 का भारत परिषद अधिनियम। और दोस्तों 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसके अलावा आपको इसमें कोई और याद रखनी नहीं है। इसमें क्या करा गया था दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम का विस्तार कर दिया गया था, और भी अगर आप समझना चाहो तो। और जो प्रांतीय विधान परिषद है उनका भी अधिकतर विस्तार कर दिया गया था। हर एक प्रांत के अंदर विधान परिषद का गठन कर दिया गया था और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, मतलब कहने का ये है। और अब हम देखते हैं दोस्तों अधिनियम नंबर 4, यानी कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट जो अधिनियम है वो दोस्तों यही है कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम, यानी कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो दोस्तों ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है, इसमें से अधिकतर सवाल भी पूछा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस टाइम आप ये समझ लो कि इसे मोर्ले-मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। जो मोर्ले-मिंटो सुधार है, मोर्ले-मिंटो सुधार के नाम से भी इसे दोस्तों जाना जाता है। मोर्ले-मिंटो, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ये मोर्ले-मिंटो सुधार था क्या दोस्तों, यानी कि इसे मोर्ले-मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है। और ये मोर्ले-मिंटो, जैसे कि आपको पढ़ने में ये लग रहा है कि इसमें ये 2 नाम हैं। 2 नाम कौन कौन से दोस्तों, एक तो है लॉर्ड मोर्ले, यानी कि एक तो है लॉर्ड मोर्ले, एक है दोस्तों लॉर्ड मिंटो, यानी कि दोस्तों एक है लॉर्ड मिंटो। तो मैं इधर को आपको सुविधा के लिए लिख लेता हूं, यानी कि एक तो था दोस्तों लॉर्ड मोर्ले और एक था लॉर्ड मिंटो, एक था लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मोर्ले जो थे दोस्तों, वे थे उस टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भारत के अंदर जो भारतीय राज्य सचिव थे। तो ध्यान रखना आपको, लॉर्ड मोर्ले जो थे वे भारतीय राज्य सचिव के पद पर थे, और जो लॉर्ड मिंटो थे वे थे भारत के अंदर उस टाइम पे जो वायसराय थे उसके पद पर थे। तो ये आपको याद रखना। मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो हमारा ताज का शासन था, जिसके अंडर 1858 का भारत परिषद अधिनियम था, उसमें गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय की पद आ गया था और एक नया पद भारतीय राज्य सचिव का जोड़ा गया था। तो जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम था, जिसे मोर्ले-मिंटो सुधार के नाम से हम जानते हैं, तो उसमें लॉर्ड मोर्ले जो थे वे भारतीय राज्य सचिव के पद पर थे, और जो उस टाइम पर लॉर्ड मिंटो थे वे थे भारत के वायसराय। तो इसमें आप मोर्ले-मिंटो को आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें दोस्तों क्या हुआ था कि इसमें पहली बार जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, जिसमें यानी कि पहले जो 1858 का भारत परिषद अधिनियम था उससे पहले 4 सदस्य हुआ करते थे, और फिर 1861 में एक सदस्य और बढ़ाया गया, गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में 5 होगी। तो दोस्तों इसमें पहली बार क्या हुआ था कि पहली बार वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, जिसमें भारतीयों की संख्या पहले कोई भी नहीं हुआ करती थी, तो इसमें पहली बार जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उसमें दोस्तों पहली बार एक भारतीय को जोड़ा गया था, और उस भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ सिन्हा। तो दोस्तों ध्यान रखना आपको, सत्येंद्र नाथ सिन्हा ये भारत के अंदर ऐसे पहले व्यक्ति थे जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के अंदर जोड़े गए थे। उनका नाम था सत्येंद्र नाथ सिन्हा। क्योंकि दोस्तों इन्हें क्यों जोड़ा गया था, अब मैं आपको इसकी भी डिटेल थोड़े बताता हूँ। यानी कि दोस्तों जैसे 1857 की महान क्रांति हुई थी, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो उनकी फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति चलाने वाले थे, उन्हें थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगने लगा था कि जो भारत के अंदर अगर हमें शासन चलाना है तो कहीं ना कहीं हमें थोड़े बहुत भारतीयों की जो राय मशवरा है और भारतीय सदस्यों को अपनी काउंसिल में या परिषद में लेना पड़ेगा, ताकि उन्हें हेल्प हो सके। क्योंकि उन्हें इस तरीके से इसलिए लगने लगा था, ऐसा इसलिए लगने लगा था कि अगर हमने शायद भारतीयों को अपनी इस परिषद में शामिल ना करा तो हो सकता है भारत को, भारतीय जो सदस्य हैं और भारत के जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, वे उन्हें ऐसा लगने लगे कि अंग्रेज हमसे बहुत ही दुर्व्यवहार और अलग कुछ कर रहे हैं। यानी तो इसलिए अपने पास रखने के लिए उन्होंने इस कदम यह उठाना शुरू किया, और पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में सत्येंद्र नाथ सिन्हा को इसी उद्देश्य से चुना गया था दोस्तों। और उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, उसके बाद हुआ था पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन, ये निर्वाचन है, अलग निर्वाचन व्यवस्था लाई गई थी। अलग निर्वाचन व्यवस्था का मतलब यह है दोस्तों, यानी कि मुस्लिमों के लिए
मुस्लिमों यानी कि जो मुस्लिम समुदाय था उनके लिए पहली बार निर्वाचन की व्यवस्था लाई गई थी और अलग तरीके से निर्वाचन व्यवस्था की लाई गई थी। यानी कि इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था, पृथक का मतलब होता है दोस्तों अलग करना, यानी कि मुस्लिमों को सब पहली बार इसमें क्या हुआ था 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसे मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था लाई गई थी। अब मैं ये समझाता हूँ आपको कि मुस्लिमों के लिए जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था थी वो दोस्तों ठीक है। इसमें दोस्तों ये था कि जो मुस्लिम समुदाय के जो वोट जाएंगे वे मुस्लिम मतदाता के अनुसार ही डलेंगे, यानी कि मुस्लिम समुदाय में जो वोट डलेंगे वे सिर्फ मुस्लिम समुदाय का जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वे उसे ही डाल सकते थे और किसी को नहीं डाल सकते थे। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो निर्वाचन का जनक कहा जाता है, यानी कि पृथक निर्वाचक का जनक जो कहा जाता है या पृथक निर्वाचन का जनक जो कहा जाता है वो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि भारत के अंदर पृथक निर्वाचन का जो जनक माना जाता है वो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है, क्योंकि लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में ही भारत के अंदर पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था लाई गई थी। जिसके अंदर क्या कहा गया था कि जो मुस्लिम मतदाता हैं वे सिर्फ मुस्लिम मतदाता को ही वोट डाल सकते हैं। और इसमें इसी के अनुसार दोस्तों सबसे पहले अंग्रेजों ने हिंदुओं को मुसलमानों से अलग करने की व्यवस्था बनाई गई थी। तो इसीलिए इसे जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था है वो कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने ताज का शासन पढ़ा। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान का इतिहास जो चैप्टर नंबर 1 हम इंडियन पॉलिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, इसके बाद भारतीय संविधान का जो इतिहास है जो चैप्टर नंबर 1 हम ये पढ़ रहे हैं, इसके 1 से 2 वीडियो और आएंगे जिसमें हम ये वाला चैप्टर पूरा कवर कर देंगे। और उसके बाद हम जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी स्टार्ट होएगी चैप्टर नंबर 2 से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, यानी कि जो भारतीय संविधान सभा है वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फैलाने की कोशिश करें। तो नमस्कार दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।